नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और ये सुपर पावर का झमेला है। सुपर पावर कौन है और इस सुपर पावर की लड़ाई में आप और हम परेशान हैं। एक सुपर पावर कहता है कि मैं ही सुपर पावर हूं, एक दूसरे से जो आने वाले दिनों में सुपर पावर बनने की क्लेम करता है उससे मिलने जाता है। बहुत सारे सवाल हैं इस सुपर पावर को लेकर कि आखिरकार ईरान झुकने को तैयार नहीं और खुद को सुपर पावर क्लेम कर रहा है। तो ऐसे कई सुपर पावर के बीच में भारत कहाँ खड़ा है? भारत कब बनेगा सुपर पावर? वो जो सपने हमने देखे थे कब होंगे वो पूरे? और सुपर पावर की बात अब मैं छोड़ भी दूं तो भारत आखिरकार कहाँ खड़ा है? कितना पेट्रोल है भारत के पास और कितना डीजल हमारे पास रखा है? अगर आरबीआई ने अप्रैल में 80% से ज्यादा गोल्ड खरीद लिया है तो भारत के नागरिक कब तक गोल्ड नहीं खरीद सकते? स्टॉक मार्केट का क्या होगा? लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि जो स्वयंभू सुपर पावर और जाहिर तौर पे दुनिया मानती भी है, उससे क्या ठान रखा है? वो कब रुकेगा? और आज ईरान के ऊपर हमला होना था लेकिन हमला टाल दिया गया। आने वाले फ्यूचर की तस्वीर कैसी रहेगी? तो इन तमाम सवालों के बीच हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम एक एक करके समझेंगे, एकदम खाली पन्ने की तरह, कि अब हम किस दौराहे पर आके खड़े हैं। क्योंकि आज ये बात करनी इसलिए जरूरी है कि एक बार फिर जो बीच में सीज फायर हुई है वो अब कभी भी एक इशारे से इधर या उधर हो सकती है। तो क्या चाइना में इसका सोल्यूशन निकला? और जिस तरीके से शी जिनपिंग ने बात करी वो एक सुपर पावर की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज शोकेस पूरी दुनिया में कर चुके हैं। तो ऐसी तमाम बातों के बीच में हम ये समझेंगे कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत की परिस्थितियाँ कहाँ हैं। मेरे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, फॉरेन एक्सपर्ट, मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर अजिताभ जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले देबनाथ सर, ये जो सुपर पावर की लड़ाई है, ये मुझे इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत ही इनोसेंट सा सवाल मेरे पास आया था फील द थ्रिल में ही, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, क्या अमेरिका हमेशा सुपर पावर बना रहेगा? और अगर रहेगा तो क्या ये सब ऐसे ही चलेगा? क्या चाइना सुपर पावर होगा? क्या इजराइल हमेशा अमेरिका की आड़ में ये सब करता रहेगा? ऐसे तमाम सवाल। और क्या हम कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे? तो ये मासूम सा सवाल है, इसका मैं सटीक जवाब आपसे चाहती हूँ। अदिति, बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। सबसे बड़ी बात है कि हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि वो अपने समाज में प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाए। देखो, जहाँ तक देशों की बात है, अगर हम पिछले 5000 साल का अलग अलग सिविलाइजेशन को स्टडी करें, चाहे मिस्र हो, यूफ्रेटिस टिग्रिस नदी के इधर, सबसे बड़ी बात है कि भारत की सिविलाइजेशन, मध्यकाल में हम देख सकते हैं लैटिन अमेरिका में भी अलग अलग सिविलाइजेशन। एक ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने देखा। एक सिविलाइजेशन, एक देश जब उभर कर सामने आता है तो एक समय होता है रफली 350 साल का, कि एक देश 350 साल के लिए ऊपर जाता है और उसके बाद अपने ही आंतरिक और बाहरी कारणों के लिए उसका आस्ते आस्ते, पतन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आस्ते आस्ते उसका झंडा लहराना कम हो जाता है। तो अमेरिका, क्या अमेरिका का झंडा लहराना कम हो रहा है? देखो अदिति, अमेरिका 200 साल से सुपर पावर है। दुनिया के 7 समुंदर, 7 महाद्वीप पर राज है उनका। आज भी अगर आप देखें, डॉलर के मुकाबले कोई भी नहीं है। अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दुनिया में सभी देशों को दांत खट्टे कर सकती है। लेकिन अदिति, अमेरिका का क्या पतन चालू हुआ है? ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे देश बहुत द्रुत गति से पकड़ रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका की अगर हम विकास देखें, हम तो सब एक बहुत ही प्रोफेसर हमारे साथ हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। दुनिया का कोई दूसरा देश है जो कि अमेरिका को सुपर पावर की पोजीशन से हिला पाएगा? समय लगेगा। चीन, हाँ, अगर हम स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करें, हाँ, मेरे दिल की बात आपने पूछ ली। चीन अमेरिका को, अगर अभी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है ऐसी चलती रहे तो चीन अमेरिका को पकड़ लेगा 40 साल के अंदर। भारत, हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है, दुनिया में बेस्ट है। अगर हमारी जीडीपी इसी तरह से बढ़ती रहे तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलती कि हम भी और 70 साल के अंदर अमेरिका को पकड़ लेंगे। बशर्त है
सुधीर सर, बशर्त है कि हमें अर्जियां जो अब हमने एक बार फिर वाया आप देखिए कि रशिया का रुख भी बदला है, प्रीमियम दामों पे तेल अब हमें मिलने लगा है, कहीं ना कहीं दोस्ती के उस पर सवाल भी आए हैं। ईरान आगे क्या करता है, हम ईरान से 2019 से तेल खरीदना बंद कर चुके थे। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है कि सबका दोस्त लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी, उसमें वापस से हमारी अर्जियां अब अमेरिका की तरफ जाने लगी हैं कि हमें 1 महीने की मोहलत चाहिए, तमाम चीज़ें। क्योंकि देखिए सर, मैं एक बहुत आज शो करने से पहले एक काफ़ी सीनियर एक सचिव से मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि जिन ऑप्शंस को हम तलाश रहे थे, ऑल्टरनेट जो वाली बात कही जा रही थी, अब वो भी तेल नहीं देना चाहते। वजह यह है कि सबको लग रहा है कि पता नहीं कितना क्राइसिस है, तो जहाँ से तेल मिल सकता था अब वो लोग भी रिफ्रेन कर रहे हैं। ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, ये चिंताजनक स्थिति लगी मुझे। देखिए, निश्चित तौर पर स्थिति तो गंभीर है। हॉर्मुज से लगभग 40% तेल और गैस हम लेते हैं। 20% ग्लोबल है, लेकिन हमारे लिए 40% है। चूँकि हमारे बम्बई से अगर आप देखें तो नॉटिकल माइल 1000 भी नहीं है हॉर्मुज। लेकिन इसके 2 तरह के आपको पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक तो इमीडिएट लेना पड़ेगा कि जो जिन सोर्स से जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, रसिया से या और जगह से लें। लेकिन एक लॉन्ग टर्म भी आपको देखना पड़ेगा। 55 लाख बैरल पर डे का कंजम्पशन आज हमारा है और दुनिया का हम 3rd एनर्जी कंज्यूमर हैं। बाय 2035 हम दूसरे हो जाएंगे और लगभग 80 लाख बैरल पर डे का हमारा कंजम्पशन होगा। तो अफ्रीका को हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई बीच में प्रॉब्लम भी नहीं है। इंडियन ओशन का दूसरा हिस्सा अफ्रीका है और अफ्रीका में बहुत तेल पड़ा है। वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका, फिर अमेरिका फिर इसमें कुछ इशू क्रिएट कर देगा। कैसे कैसे आप आसानी से बिना माथों पे लकीरों के आप अफ्रीका से ले सकते हैं? देखिए, क्रिएट करना तो उनका काम है। जो भी पावरफुल होता है वो प्रॉब्लम करता है इसलिए कि आप उठ नहीं पाए। लेकिन अगर आप 1980 के भारत को देखें और 2026 के भारत को देखें तो भारत ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। स्थितियां धीरे धीरे चेंज होंगी, ऑल ऑफ द सडन चेंज नहीं होगा। और वैश्विक तौर पर जो मूल सवाल देवनाथ जी से आपने पूछा, वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत का आगाज हो चुका है। उसमें वक्त बहुत नहीं है, 20 साल के अंदर। मैं ना रिक्वेस्ट के साथ आप तीनों से कहती हूँ, मेरे दर्शक, एप्स्टीन फाइल्स के बाद पूरी दुनिया इस भ्रम से तो बाहर आ चुकी है कि जो हो रहा है वो प्लान्ड नहीं है। ये सब कुछ प्लान्ड है। ये सब कुछ गिने चुने लोगों के मदद कह लें या उनके फायदे के लिए हो रहा है। देखिए, इसलिए हम ग्लोबल पावर में आ चुके हैं। मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। बिल्कुल डिसएग्री करिए आप। डिसएग्री करना भी एग्री करने का एक तरीका है। लेकिन आप ये देखिए कि वार में आप जब जाते हैं तो कोई आपके शर्तों पर वार खत्म नहीं होता है। केनिथ वॉल्स एक बड़ा विद्वान है, उसने लिखा है कि वार वैसे ही होता है कि आसमान में बादल चल रहे हैं और बादल कभी बरसते हैं, कभी गरजते हैं, कभी कुछ नहीं होते हैं। तो वही सिचुएशन में है आज का मामला। ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है, उस पर पीछे रसिया लगा है, उसके पीछे चाइना लगा है, सारे सप्लाई हो रहे हैं। अभी हम लोग ऑफ द लाइन बात कर रहे थे कि जितना भारत के पास गोला बारूद है उससे ज़्यादा गोला बारूद वहाँ चल चुका है, लेकिन फिर भी यथोचित रिजल्ट नहीं आया है। असेसमेंट में कमी रही है। लेकिन एक चीज़ मानिए कि ईरान बहुत बड़े लेवल पर बर्बाद भी हो रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहे हैं और इस फेज में अगर वॉर होगा तो ईरान का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं। अब ईरान क्या उसमें निर्णय लेता है, लगातार बातचीत जारी है। लेकिन वार कंटिन्यू अभी मुझे नहीं लगता तुरंत होगा। ये वार अभी 2-3 महीना तो चलेगा ही चलेगा मिनिमम। ठीक सर, ये जो सुधीर सर कह रहे थे कि वॉर है, उस पर कंट्रोल नहीं होता, ये सवाल मैं फिर अलग तरीके से पूछती हूँ आपसे। एप्स्टीन फाइल्स और पिछले 6-8 महीने में जो कुछ भी हुआ, चाहे फिर टाइटैनिक की बात कर लें, सच्चाई किसी को नहीं पता। ये दर्शाया गया कि ये सब कुछ प्लान था और कुछ गिने चुने सुपर पावर के आसपास के 5 लोगों को फायदा देने के लिए था। जब जब जिसने सुपर पावर को हिलाने की कोशिश की वो नहीं बचा। चाहे टाइटैनिक में वो 5 लोग थे, उनके लिए पता नहीं कितने हजारों लोग मरे। कोरोना की सच्चाई नहीं पता कि चाइना से ओरिजिन है या कहीं और से ओरिजिन है। ये नहीं पता कि हम वो क्लाउड्स बना रहे हैं। कुछ भी जो आपके और मेरे साथ घटित हो रहा है, ये प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, ये नहीं पता। इसीलिए मेरा वापस ये सवाल है, जो ये वॉर है जिससे आप और हम अफेक्टेड हैं, अमेरिका के लोग अफेक्टेड हैं, ईरान के लोग अफेक्टेड हैं, वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड है? और चलिए जैसा भी है, इसका आगे क्या है? ट्रंप ने एक ट्वीट करके एक मैप दिखाया, जैसे पाकिस्तान को भी अमेरिका के मैप में दिखा दिया, तमाम बातें हुई। ये फिर उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। ट्रंप फिर कुछ कर सकते हैं।
ईरान, जैसा सर ने कहा कि बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन क्योंकि ईरान की आवाम उनके साथ है तो वो झुकने वाले नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से संबंधित चाइना में कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। देखिए अदिति जी, बहुत मेरा अच्छा सवाल लंबा हो गया, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा आपने, और बहुत ही सारगर्भित मैं कहूँगा, और दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं एज ए कंट्री, एज ए भारत कहाँ खड़ा है और विश्व व्यवस्था कैसी है और उसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो निश्चित रूप से हमें उसकी जानकारी भी होनी चाहिए और उसी अनुसार प्लानिंग भी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कहिए सभ्यता की बात करने की बात है तो हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। और कल नॉर्वे में जो हमारे सचिव हैं वहाँ पे विदेश मंत्रालय के, सीबी जॉर्ज, उन्होंने मीडिया को ही एड्रेस किया और क्लियर कट बताया कि कैसे भारत एक सहिष्णु देश के रूप में जो 5000 की हमारी विरासत है उसको हमने कैसे सहेज के रखा, और पूरे विश्व को, मैं विश्व गुरु की बात नहीं करूंगा, विश्व बंधुत्व की बात करूंगा। वहां देखिए, हमने विश्व के जो 4 रिलीजन हैं, बुद्धिज्म की बात कीजिए, हिंदुज्म की बात कीजिए, जैनिज्म की बात कीजिए, सिखिज्म की बात कीजिए, भारत से निकला। हमने इतने लिबरल हम रहे हैं कि हमने सबको एकोमोडेट किया, चाहे क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया, जुडाइज्म आई, सबको हमने बढ़ने दिया है और ये इतिहास गवाह है। अगर कंटेम्प्रेरी बात कीजिए तो देखिए, अमेरिका निश्चित रूप से वर्ल्ड वार 2 के बाद उभर के निकला है और उसकी दादागिरी है, चौधराहट ही है। दिक्कत क्या होता है यहाँ पे, एक जो इस तरह के जो सुपर पावर जो आप जिसकी आपने सो कॉल्ड बात की, वो इतना फैल गया है। अमेरिका के केस में मैं खास करके कहना चाहूँगा कि उसको अपनी सुपरमैसी बचाने के लिए जो सस्टेन करने के जो कारक हैं वो नहीं मेंटेन कर पा रहा है। वो अपने जो राइज ऑफ चाइना या रशिया या भारत, उससे वो नहीं डूबा है या डूब रहा है, वो अपनी कथनी और करनी से डाउन हो रहा है। और वहाँ पे देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से उसने अपना 100 से ज़्यादा देशों में सरकार गिराने की किसी न किसी रूप में, चाहे वो तख्ता पलट हो, चाहे वो राजनीतिक उथल पुलट हो, लोगों के भड़का के हो, सेना भेज के हो, सेना में विद्रोह हो। कल भी खबर आई कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराने में भी शायद अमेरिका का हाथ था। तो इस तरह से अब जो उसने अपना मायाजाल और साम्राज्य जो अमेरिका ने फैलाया है, उसको सस्टेन करने के लिए उसको बहुत खर्च करना पड़ रहा है। वो फंड अब उसके पास नहीं है। अब उस फंड को अगर आप जिस लेवल पे चले गए और नहीं आप सस्टेन, आपने जर्मनी जापान में आपने 54,000 सेना भेज दी, आपने 100 से ज़्यादा अड्डे, पूरे सैनिक अड्डे पूरे विश्व में आप खड़े कर दिए, उसको कहाँ से सस्टेन करेंगे? अब तो वो नहीं है, क्योंकि विश्व के सारे देश उभर के आ रहे हैं और वो अपना प्रभुत्व तो एक तरफ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा ईरान ने किया और भी कई देश हैं। दूसरी तरफ वो अपनी क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो आप स्किल, जैसे भारत की बात करूं, भारत ने एक, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया आत्मनिर्भर भारत, और आज जो यूरोप के जो 6 देशों का, अभी जो 5 देशों का दौरा 6 दिन का है, वो भी यही दिखाता है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम ले रहे हैं और उसमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करते हुए और आर्थिक और कूटनीतिक, रणनीतिक, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके जितना हम कोशिश करें। इसमें चैलेंज तो है और चैलेंज तो रहेगा, बिना चैलेंज के लाइफ क्या होता है। ऐसे चैलेंज में अपने आप को स्थापित कर लेना, पुनर्स्थापित कर लेना, ये बड़ी बात होगी और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल और जैसा आपने बताया, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये सुपर पावर इस तरह का करते हैं, वो अपनी पैठ बनाने के लिए, अपने दबदबा को कायम रखने के लिए हर तरह की हथकंडे। देवनाथ सर, बिल्कुल आम भाषा में समझना चाहती हूँ और हो सकता है बचकाना सवाल हो। सवाल तो मैं पूछना चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी ने नीदरलैंड में जो कहा उसके क्या मायने हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए सर, 5 जो देश प्रधानमंत्री गए और सब लोग बहुत ही सुलझे हुए तरीके से कह रहे हैं कि हम अपने कल्चर, संस्कृति को रखते हुए, एक दूसरे का सहयोग बढ़ाते हुए, साझा ताकत करते हुए हम एक सस्टेनेबल और डेवलपिंग नेशन के लिहाज से आगे बढ़ेंगे। जो एक पर्टिकुलर आपने बात कही कि आत्मनिर्भर कंट्रीज बनेंगे, भारत तो कहता ही है, अच्छी बात है, मतलब दीज आर द गुड बॉयज इन द स्कूल, नहीं कहते थे कि वो जो टॉपर भी हैं। लेकिन एक जेनरिक बात, अब जो ये फॉरेन पॉलिसी है वो ये हो गया है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब इसमें मुझे आप ये बताइए कि हम ये गुड बॉयज कब तक सरवाइव कर पाएंगे? भाई ट्रम्प तो वो गुंडे हैं जिसके सामने कई बार गांव में एक गुंडा है, रोज परेशान करता है, एक दिन गांव वाले डिसाइड करते हैं कि बस अब हमें इसको खत्म करना है और उनको हथियार उठाना पड़ता है उसको खत्म करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी और गवर्नेंस की बात मैं नहीं कह रही, आई नो ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई तो स्ट्रैटेजी होगी सर डोनाल्ड ट्रम्प को
करने के लिए, समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, रोकने के लिए, बात करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए? कब तक हम ये गुड बॉयज और ये एक्सपेक्टेशन के आत्मनिर्भर भारत? सर हमने तो ये भी देख लिया, हमने तो ये वॉर भी देख ली, ना जाने क्या क्या देखना है। कब होगा वो आत्मनिर्भर? अदिति, बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि मेरा पसंदीदा टॉपिक भी रहा है। देखो, दो चीज़ें हैं दुनिया में, दो कहावतें हैं। एक तो अंग्रेजी बहुत अच्छी कहती है कि टू कैच ए बुल बाई इट्स हॉर्न, भैंसे को, हमने जिन्होंने बाहुबली देखी है, मुष्टि कौन मारेगा भैंसे को, और हु विल डू दैट। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि फ़िलहाल भारत ने बहुत ही वैचारिक तंत्र मंत्र, मैं जानबूझ के इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, शब्द का इस्तेमाल करते हुए भारत ने फ़िलहाल ये किया है कि भारत शायद डोनाल्ड ट्रंप को काबू में लाने की कोशिश नहीं करेगा। हम नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे कहते हैं ना, बुल इन चाइना शॉप, कांच की दुकान में भैंसा घुस गया। हम नहीं चाहते कि हम ईरान की तरह से एक देश बन जाएं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे। हम डोनाल्ड ट्रंप को साथ में रखना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हमारे पक्ष में रखना चाहते हैं, नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। अब देखो, ईरान से हमारी तुलना मत करो। ईरान ने कह दिया कि ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। हम क्यों डोनाल्ड ट्रंप को नहीं नाराज़ करना चाहते हैं? और इसके बारे में छोटे छोटे एग्जांपल दे सकता हूँ। फर्टिलाइजर शिप हमारा आ रहा था, जिक्र किया सर ने, हाँ। तो ये तो डर नहीं सर? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश में व्यापारिक जो व्यापारी हैं उनको प्राधान्य मिला हुआ है, लेकिन हजारों साल से ट्रेड में हमारी रुचि रही है। अगर आप देखें, हमने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तक हमारे ट्रेडर्स गए थे आज से 1000 साल पहले, 1800 साल पहले। हमारे धाउस, भारत की जो नावें हैं, वो अरब सागर, लाल सागर तक 800 साल पहले जाने का प्रमाण है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जो राजा हुआ करते थे या वहाँ पर जो रूलिंग ट्राइब के जो चीफ टेन्स हुआ करते थे, हमारे व्यापारियों ने 2000 साल पहले सीखा था कि उनको कैसे प्रसन्न रखना है। अब मैं आपके मेरे सवाल का जवाब मैं ले लिया। भारत जो है अमेरिका को बिना नाराज किए हुए व्यापार करना चाहता है, ट्रेड, इंडस्ट्री, फाइनेंस, कुछ हद तक अपने स्वाभिमान के लिए भी। लेकिन हम इतना ज़्यादा स्वाभिमानी भी नहीं होना चाहते कि हम फिलहाल अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करें। जैसे चाइना कर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं चुपचाप अपना काम करते रहो, चतुराई से अपनी धंधा चलाते रहो, अमेरिका को भी खुश रखो और ईरान को भी अपने पल्ले में रखो। पर सर बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें हमारे चाइना बनने में। सर यहीं पे ये जो बहुत सही रेलेवेंट पॉइंट पर अब आ गए, हो सकता है मेरा सवाल फिर बड़ा हो। अभी सर ने ये कहा कि अमेरिका के पास अब पैसे कम हैं, उसने बहुत पैसा खर्चा कर दिया, उसने अपनी आर्मी भेज दी। सर अमेरिका तो अब क्यूबा पे नज़र लगाए बैठे हैं, वेनेजुएला का चैप्टर उसने ख़त्म कर दिया, ईरान का चैप्टर खोला हुआ है और ईरान मतलब पूरी दुनिया परेशान है। इजराइल को ईरान कब का ख़त्म कर चुका होता अगर अमेरिका बीच में नहीं होता। लोग कहते हैं कि अमेरिका तो एग्जिट लेना चाहता है, लेकिन जब वो चाइना पहुँचते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फहरिस्त थी कि हम ये कर लाएंगे, ये कर लाएंगे, ये कर लाएंगे, वहाँ से क्या मिला कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, उस पर टोल नहीं लगना चाहिए, श्री जिनपिंग ने यही कहा। और उसके अलावा कोई बात नहीं हुई सर, कोई बात नहीं हुई कि बयान बदलने पड़े कि हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, यही कहा गया ना बाद में विदेश मंत्री की तरफ से। तो सर मैं ये समझना चाह रही हूँ, कहाँ ख़त्म हुए पैसे अमेरिका के पास? उसके पास तो उसकी आर्मी, बस जो कम हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका की जनता के बीच में जो विश्वास था या उनकी पॉपुलैरिटी थी वो कम हुई, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखिए, बहुत पेचीदा आपका सवाल है। जॉन मर्सिमर एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी एक बड़ी पॉपुलर किताब है द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर्स। तो जो ग्रेट पावर होते हैं उनकी समस्याएं भी उस तरह से ग्रेट होती हैं, कॉमन पावर की समस्याएं भी कॉमन होती हैं। 1894 ईस्वी में ब्रिटेन को सरपास इकोनॉमिकली अमेरिका कर गया था, उस समय से वो सुपर पावर है। लगभग 140 साल आज होने जा रहे हैं। तो अमेरिका, आप बहुत सेल्फिश हो जाइए 2 मिनट के लिए, तो अमेरिका और रूस और चीन, ये तीनों उलझे हुए हैं ईरान और यूक्रेन में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे हित में है, बहुत ही हित में है। इसलिए हित में है कि इनके सारे हथियार दिख रहे हैं, इनके सारे डिप्लोमेसी दिख रहे हैं, और भी कुछ जो चीज़ छिपे हैं उनके बेली में वो भी दिखने लगे।
तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए ये चीजें बहुत ही मैं अपने जरूरी हैं। समझ के लिए समझना चाहती हूँ। जी। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, वो झुके नहीं, हुई नहीं, हो रही हो रही है, वो झुके नहीं। मैं ही समझना चाहती हूँ, इस पूरे ईरान के मामले में रशिया पावरफुल ज्यादा हुआ। सारे सैंक्शंस में से कुछ सैंक्शंस हटे, लोग तेल खरीदने लग गए। रशिया ने अभी जितना पैसा गंवाया था, पैसा इकट्ठा कर लिया, फायदा रशिया का हुआ। चाइना सेकंड सुपर पावर लाइन में इसलिए है क्योंकि चाइना जो पीछे से बैक कर रहे हैं, चाइना को ऑयल में बीच में इंटरफेरेंस ट्रम्प भी सोच समझ के करेंगे। हमारा क्या फायदा है सर? देखिए, आप इस खेल में कोई भी प्लेयर नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं। देखिए, रसिया का फायदा जो आप लिस्ट कर रही हैं उतना भी फायदा रसिया को नहीं हुआ। रसिया आज इतिहास के सबसे कमजोर कालखंड में 3 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी हो गई। वो रसिया जिसकी तूती बोलती थी 300 साल से पूरे यूरोप में और एशिया में, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूरेशिया, नॉट ए कंट्री, तो वो एक कंटिनेंट है, तो उसकी हालत आज बहुत ही खस्ता है। वो सर्वाइवल मोड में बस चल रहा है, ये मानिए आप। तमाम चीज़ का उनका वो एक्सचेकर देखिए कितना डाउन है, 100 बिलियन डॉलर भी उनके खजाने में नहीं पड़ा हुआ है। हमारा ताइवान जो छोटा सा देश है जिस पर युद्ध होने की संभावना है, 700 बिलियन डॉलर उसके एक्सचेकर में पड़ा हुआ है। तो वो एक पक्ष है। देखिए, हमको क्या मिला, मैं वही बात पहले भी कह रहा था, फिर वो सवाल आया। देखिए, अभी हमको पेशेंसली आगे बढ़ना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा का पहला जो प्राथमिकता होना चाहिए वो है कोष भरना चाहिए, ट्रेजरी भरना चाहिए। हम अपना विकास सुनिश्चित करें, हम 7% के ग्रोथ रेट को पकड़े हुए हैं। ये बाधाएं आएंगी, बार बार आएंगी, कल और क्यूबा हो जाएगा, परसों वेनेजुएला हो जाएगा, लेकिन हम अपने आपको इन चीज़ों से बचाते हुए विकास की धारा को लगातार प्रवाहित करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा प्रारंभिक लक्ष्य क्या है कि गरीबी को समाप्त करना। उसके बाद देश साथ साथ मजबूत होगा। जब तक देश में गरीबी रहेगी, देश मजबूत नहीं होगा, और उसके लिए आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। हम अभी कहीं भी जरा सा उलझेंगे तो हमारा आर्थिक विकास बाधित होगा। मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, देवनाथ जी बहुत विदेश गए होंगे, इनका एक्सपीरियंस दूसरा है। भारत को 2-3 चीज़ लॉन्ग टाइम सोचना होगा। हम आज के डेट में बहुत क्लीन बिजली पैदा कर रहे हैं, जो घरों में इंडक्शन हम क्यों नहीं डाल दें, जो गैस खत्म करें ना, इतना गैस हमको ज़रूरत क्यों है। हम लगभग 30% सरप्लस बिजली पैदा कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि म्यांमार को बिजली दे रहे हैं, थाईलैंड को बिजली दे रहे हैं, बहुत देश को बिजली बेच रहे हैं। ना दें, हम अपने घरों में बिजली से ही खाना बनाएं और बड़े स्तर पर उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, डिपेंडेंस उनसे कम। और फिर जो हमारा समुद्री हवा से जो बिजली बन रही है, सूर्य वाली बिजली है, सोलार वाली, ये सारे चीज़ को वॉर लेवल पर इंक्रीज करना है। ये बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, हमारा डिपेंडेंस कम ना है। जब मैं किसी सचिव से बात करती हूँ, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क, बट द बेसिक इज, हम इतने लंबे समय से, हम तो गांव में सर लकड़ियां जला के ये वो, वहाँ से हमने गुजरात का सबसे बड़ा सोलर पैनल, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, हम नहीं गेज कर पाए क्योंकि हम बहुत सारी चुनौतियों से, पहले तो नक्सलवाद से ही बढ़ते रहे, फिर इन्फिल्ट्रेशन, फिर बॉर्डर, पहले तो कश्मीर नहीं जूझ पाए, फिर कभी दिल्ली में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हम बहुत मल्टीपल चीज़ों से जूझ रहे हैं, गरीबी है, तमाम चीज़ें हैं। हम तो अभी आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जाता ही है सर, अब वो जो भी है वजह हो, मूल तौर पर गलत है। जो 15 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको जरूर राशन मिलनी चाहिए, रेस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, लेकिन एक लीडर को कुछ डिसिसिव डिसीजन लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए। बस सर, वो वोट बैंक पे आ जाएगी सर बात फिर। लेकिन सर अब आप एक बात बताएं, इससे पहले कि मैं भारत की स्थिति पे आऊं, मुझे आप ये समझाएं कि इसका कितना इम्प्लीकेशन ट्रंप को आने वाले चुनाव में या इजराइल को उसके आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अदिति जी। देखिए, सबसे पहले अमेरिका की स्थिति को समझिए। आज अमेरिका ये बार बार, जैसे अभी आज का ही जो स्टेटमेंट उनका लेटेस्ट है कि हमने गल्फ के जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको रेस्पेक्ट करते हुए उनके सम्मान में हमने अभी वॉर को 2-3 दिन के लिए टाल दिया है। इसके पहले उन्होंने बहाना दिया कि हमने पाकिस्तान पे एहसान करते हुए संघर्ष विराम को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन सच्चाई मुझे जो लगता है, अमेरिका इस वॉर में फंसा हुआ है, डोमेस्टिकली इंटरनेशनली दोनों। डोमेस्टिक में देखिए उनके चैलेंजेस क्या हैं। जो आपने कहा कि चुनाव सर पे है
और चाइना और अमेरिका या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही डिफरेंस है कि इनको चुनाव भी देखना पड़ता है, इनको जनता को फेस करना पड़ता है। चाइना में एक ऑटोक्रेसी है, जो कहेगा वो हो जाता है। तो चुनाव इज अ रियलिटी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अमेरिका को जाना है, मिड टर्म इलेक्शन में निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। वहाँ महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी हैं। दूसरी तरफ उनका विपक्ष जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी 8वीं बार फिर से सीनेट में जा रहा है। इसी वीक में जाने की बात है, हो सकता है आजकल में हो जाए, कि राष्ट्रपति को तो वॉर का तो अधिकार ही नहीं है, वो तो संसद का है, कांग्रेस का अधिकार है। तो फिर ये किस तरह से वॉर पे गए हैं या आगे जाने की बात कर रहे हैं? तो सर 8वीं बार सीनेट में जाने का कोई फर्दर वो हो सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था टैरिफ्स को लेकर, इसका कुछ हुआ नहीं। ऐसा कोई काम जो जिससे इम्पैक्ट आए, उनको रोका जा सके? जैसे वहाँ का संविधान तो ये कहता है कि भाई बिना कांग्रेस इज वहाँ का पार्लियामेंट ही वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको डिक्लेयर करने के लिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है। ये भी वॉर जो शुरू हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग इन्होंने वॉर वर्ड का यूज ही नहीं किया, इन्होंने मिलिट्री मिशन की बात की है, इन्होंने वॉर वर्ड का यूज ही नहीं किया है, तो उससे ये बच गए हैं। अदरवाइज कानून तो अमेरिका का कानून बिल्कुल क्लियर कट है कि राष्ट्रपति को तो अधिकार ही नहीं है वॉर का। तो एक तो वहां बच गए, और बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेर इन्होंने दिए हैं। अब वॉर का नाम ही चेंज करके वो कह रहे हैं ये तो दूसरा इंसिडेंट। ताले बनाने वाले चाबी पहले बना रहे हैं तो होता ही है। थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट करूं तो एक तो डोमेस्टिक उनके जो पॉलिटिकल प्रेशर है, आर्थिक प्रेशर भी है, महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन। तीसरा वॉर का कॉस्ट जो इतना हो गया, कहने को तो कह रहे हैं 29 अरब डॉलर का जी खर्च हुआ अभी तक, लेकिन सच्चाई है कि 500 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। जो युद्ध के लिए और खर्च हैं, इनके अपने हथियार कम हो गए, ऐसी भी खबरें आई हैं, तो हथियार का भी की क्राइसिस। दूसरी तरफ ये वॉर का कॉस्ट कहां से आएगा? कौन 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वो फिर से बजट मांग रहे हैं डिफेंस के लिए। तीसरा आप देख लीजिए जो इनका कूटनीतिक और रणनीतिक है, वहां भी ये फेल करते दिख रहे हैं। चाहे आप चाइना में जो विफलता इनको मिली, जो रूस से एक अलग ही ध्रुवीकरण होने लगा, कल रूस के राष्ट्रपति जा रहे हैं चीन, तो इस तरह की बातें। तीसरी तरफ इन्होंने शायद वो गुटबंदी, या कह लीजिए कि नेटो इनके साथ आ जाएगा, भारत जैसे देश इनको साथ दे देंगे खुला, वो भी नहीं हो रहा। अब तो ये हाल है कि गल्फ के देश भी उससे चिटक रहे हैं अमेरिका से, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कितने फ्रंट पे अब चैलेंजेस खुद प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे देश जाना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे शायद। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं लगता, एक बहुत ही सॉफ्ट सा सवाल है कि भाई नॉर्मली एज एन इंडियन सिटीजन मैं प्रे करूं कि यार इस देश को तो बहुत तगड़ा कोई लीडर मिले, जब भी चुनाव होता है आम चुनाव, ऐसा लीडर मिले जो देश को आगे बढ़ाए, जैसे कि मैं, मेरे आने वाली जनरेशन। वैसे अब लगता है हम सबको लगातार साथ में अमेरिकन लीडर के लिए प्रे करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने आकर पिछले कितने साल, 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में तबाही मचा दी है। तो हमें अब ये भी हवन, जैसे हवन तो हमने किए ही थे जो गलत चले गए, लेकिन अब ऐसे व्रत रतूले कोई निकाले जाए सर कि भैया हमारा लीडर जैसा भी आ जाए, अमेरिका का लीडर ठीक हो। अदिति देखो, अमेरिका की डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में फ़र्क है। अमेरिका की डेमोक्रेसी थोड़ा पॉलिश्ड, संभ्रांत, सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ शायद चेक्स एंड काउंटर चेक्स बहुत अच्छी तरह से हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, दूसरी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी पावर है। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के वेल में घुसकर कागज़ फेंकने की आज़ादी है। तो हम इस तरह की डेमोक्रेसी हैं जहाँ पर कि ऐसा सोचना कि हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री जी कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे सर्वे सर्वा सुपर पावर, सुपर खुद ऐसे पावर अख्तियार कर लेंगे, मुश्किल है। देखो, फेडरलिज्म हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में कुछ फेडरल स्टेट हैं, वो बोलते हैं हम रिपब्लिक हैं, कुछ अमेरिका में फेडरल उसके वो बोलते हैं हम डेमोक्रेट्स हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, हम सब थोड़ा एक साथ हैं, लेकिन बिखरे नहीं। राहुल जी अपनी बात पे इत्तेफाक रखेंगे तो भारत में कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं। इंदिरा गांधी का हम क्लासिक एग्जांपल देख सकते हैं कि इमरजेंसी घोषित की, नहीं कर पाई सक्सेसफुली, इसको इलेक्शन करवाना पड़ा। मोदी जी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। मेरे ख्याल से वो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है कि जो कहते हैं देश सुनता है, जो कहते हैं एंड बाय पीस वाले हैं। हाँ, yes. मोदी जी की सबसे अच्छी बात है कि देखिए बहुत मजबूत लीडर हैं। कई बार लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत लीडर हैं, लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस काम कर रही हैं। विरोधी पार्टियों को
टीवी में आपके सामने बैठकर फेफड़े से हवा निकालने का मौका आप देती हैं, तो अमेरिका जैसा सर हालात फिर कभी वही भारत अभी में कोई नहीं होगा। कांग्रेसी बैठे होते तो आप वो बोलते कि हमारे राहुल जी को एक शब्द नहीं बोलने दिया आपने पार्लियामेंट में। किस संसद का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन चाहे- गए। पिछले 10 साल से तो वो भी उनको नसीब नहीं था। ऑफिशियल हैं लोग भी अब। देखिए ऑफिशियली है वो। राहुल गांधी जी नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन सभी नेता में सभी गुणों का समावेश एक दरकार है। राहुल जी सीख रहे हैं। और मे बी जैसे बोलते हैं रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, आपने कहा वैसे ही कि नेशन टेक्स टाइम, बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग टेक्स टाइम, वैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन आल्सो टेक्स टाइम टू बी बिल्ट प्रॉपर्ली। सर अब मुझे बताइए, हमारे पास भारत देश में कितने दिन का तेल बचा हुआ है? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई सरकारी मंत्री ये बात नहीं बता रहे। कोई 60 दिन, 90 दिन, 160 दिन। देखिए क्यों वो क्या है कि तेल कितना है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हमारा एक है, दो ही सेंटर्स हैं। नहीं जो भी हैं, देखिए सबसे पहली बात कि इस पर पब्लिक में चर्चा सरकार करने से बचती रही है, जिसकी भी सरकार रहे उसके स्ट्रेटेजिक कारण भी हैं कि कहाँ है ये भी नहीं बताना चाहिए, कितना है इस पे चर्चा हो सकती है। तो निश्चित तौर पर हमको जो मेरी प्रारंभिक एम्पिरिकल रिसर्च है, लगभग 30-32 दिन का हमारा रिजर्व है, और हमारे रिजर्व खाली नहीं हैं, चूंकि तेल तो आ ही रहे हैं, इधर से आ रहे हैं कि उधर से आ रहे हैं। रसिया का विवाद 14 मई को अभी आज भी फिर आया हुआ है, है, बिल्कुल। तो रसिया से भी तेल काफी आ रहे हैं, अफ्रीका से भी तेल, वेनेजुएला से तेल, और अमेरिका से हमने बहुत तेल खरीदा है इधर। हाँ, अभी अमेरिका से भी हमने बहुत तेल खरीदा है इस दौरान। अमेरिका के पास बहुत सारे तेल हैं जो अमेरिका चूंकि इनका पीता है, अपना यूज नहीं करता है, तो अमेरिका भी अब बेचने लगा है। देखिए सवाल यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी अत्ती जी देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पीछे भी आउटलाइन आप किया प्लीज था उसको पूरा करें। कि आपको क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों साथ साथ बढ़ाना है। क्लीन एनर्जी जब आप बहुत बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे तो आपका उधर जो अभी 90% लगभग हम कंजम्पशन का उधर से ले रहे हैं, क्रूड और गैस, वो हम 60% पर चले जाएंगे, और वो हम उतना रिप्लेस 30% रिप्लेस कर सकते हैं, और वो हमको करना चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए, एक तो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, पूरे साल जो है सूर्य महाराज बहुत गर्मी दिखाते हैं, तो उनका गर्मी का हमको फायदा लेना चाहिए। इसी तरह से पानी बहुत है हमारे यहाँ, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा है कि ये इम्पोर्टेंट जो टाइम है कि कल हॉर्मुज, आज हॉर्मुज बंद हुआ तो कल फिर हॉर्मुज बंद हो सकता है 10 साल के बाद, तो उसका पॉलिसी अभी गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स, राइट एवेन्यूज। देखिए गवर्नमेंट कुछ हम ही लोगों से चलती है, हम ही लोग बैठे हैं, हम ही लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी टाइप के लोग सर हैं। आप हैं, मैं तो नहीं हूँ नहीं, सर। हम तो एज ए प्रोफेसर बहुतों को पढ़ाते हैं, और वही वो जो वहाँ जाके बैठते हैं। देखिए वहाँ कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ फाइल में बहुत चीज उलट पुलट, रेडिकल चेंज देवनाथ जी ने कहा, अमिताभ ने भी बहुत अच्छा कहा। देखिए ठीक सर, एक और बात बताइए मुझे। डेमोक्रेसी में आप रेडिकल चेंजेज नहीं कर सकते हैं, कंसेंसुअल चेंजेज कर सकते हैं। ये चाइना नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छाई भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा। और वी कैन एंजॉय, वी कैन चेरिश एंड वी कैन सेलिब्रेट इट। अब सर आप ये बताइए, जैसे मैंने कहा कि हम कितने दिन और एंजॉय कर सकते हैं डीजल पेट्रोल, तो मुझे एक और बात ये बताइए सुधीर सर, आप हम चारों तो कम से कम ये शो खत्म करके ये प्लेज ले सकते हैं कि ठीक है भाई हम तो ईवी ले लेंगे, लेकिन क्या हमारा भारत जो हमें ईवी देगा वो मैं लॉन्ग रन के लिए चला पाऊंगी? जवाब है नहीं। उसमें बहुत सारे ग्लिच हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पिछले शो में मैंने इस बात का जिक्र किया था। झांसी से एक व्यक्ति का मेरे पास, नीतू शर्मा ऐसे नाम था उनका, उन्होंने कहा कि मैंने 2 ईवी की वो खरीद लिए जो डीलरशिप, लेकिन अब आगे से प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा, कि प्रोडक्ट में कुछ कमी है और उसको ठीक करके देंगे। और आज 8 महीने हो गए, और जो मुझसे उन्होंने 12 लाख रुपए लिए थे वो भी वापस नहीं, 12-32 लाख रुपए लिए थे वो भी वापस नहीं करे। तो ईवी अगर लोग ऑप्ट भी करें टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, नहीं है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात है इथेनॉल, नो क्लैरिटी। जब पहले दिन नितिन गडकरी जी ने इथेनॉल का जिक्र किया तो सब बहुत उत्साहित थे कि 1 रुपए में पेट्रोल भरेगा, 10 रुपए का पेट्रोल प्रति लीटर होगा, थे ना हम लोग उत्साहित। सर क्लैरिटी ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इथेनॉल से मेरी टंकी बाइक की खराब हो रही है। ये भी तो इश्यूज है सर। मतलब सारा कोऑपरेशन आप 140 करोड़ लोगों से ही मांगेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, इसमें कोई दो मत नहीं है। चूंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी सबको है, सोलर पैनल लोग लगा दिया बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास लगभग 140 करोड़ लोग हैं।
अगर 50 करोड़ 30 करोड़ 32 करोड़ अमेरिका जैसे रहते तो हम तो आधा तेल हमारे यहाँ यही था। लेकिन चूंकि जो स्थिति है ओवरऑल तुरंत रातों रात आप बदल नहीं सकते हैं, तो मैंने कहा कि आपको 3-4 फ्रंट पर काम करने चाहिए और सरकार करना शुरू कर चुकी है। कोरोना में देखिए आप कितनी क्राइसिस हुई, सरकार ने मैनेज किया और अच्छे से किया। लेकिन इस फ्रंट पर भी कोरोना के जैसे इमरजेंसी स्टैंड लेने पड़ेंगे आपको, इमीडिएट आपको डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, इंटरनल जो नॉन फोसाइल एनर्जी सोर्सेस है उसको जागृत करने पड़ेंगे और उसको लार्ज लेवल पर कंज्यूम करने के लिए सारे व्यवस्था करने पड़ेंगे। आपने अच्छा बताया कि ईवी का प्रॉब्लम है। ईवी का एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि चार्जिंग, दिल्ली से लेके आप देहरादून चले और हरिद्वार में बंद हो गया, बिजली खत्म हो गई, क्या करेंगे? तो वो व्यवस्था बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। सीएनजी आया तो प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे सीएनजी सेट कर गया, तो बिजली वाली जो व्यवस्था है व्हीकल्स की धीरे धीरे सेट करेगा। भारत है, यहाँ समझने में समय आता, आप कार खरीद के आते हैं 20 लाख रुपए के और चला नहीं पा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग लेने में आपको 2 महीना लगता है, तो वो सारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। लेकिन मूल सवाल यह है कि आपको एनर्जी की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, देश की व्यवस्था बाधित हो जाएगी विकास की जो प्रक्रिया है। मतलब शायद बाकी सारे काम बैकसीट पर बिल्कुल। रखे जाएं, चाहे उसके लिए सर चुनाव भी बैकसीट पर रखने पड़े, नहीं सर? चुनाव एक अलग पक्ष है, अभी पक्ष संजोग इसलिए सर कि फिर क्या होता है, सरकारी काम बंद हो जाता है। नहीं, अभी तो चुनाव है नहीं, देखिए वो सुधीर एक सर अलग डिबेट मुस्कुराते है, हुए अलग जवाब दे डिबेट रहे है, हैं उस सर, पर अलग से चर्चा होगी। चुनाव अभी संजोग से नहीं है, 4 साल आगे है, लेकिन बहुत बड़ी सर बात जैसे है। उत्तर प्रदेश में भी देश का ही चुनाव है सर। नहीं, वो देखिए हमारी व्यवस्था है, हम चीन नहीं है ना, तब तो आप लगा दो, आप बन जाओ COC ऑफ द कंट्री, हम आपके अंदर काम करेंगे। इम्पोर्टेंट बात सर आपने कही कि प्रधानमंत्री जी जो गए हैं, हमारे यहाँ 2 चीज़ों की कमी है, एक डॉलर की कमी है और एक तेल गैस की, तो वो तीनों चीज़ें लेने गए हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी सर इन 5 देशों की यात्रा पर आप फोकस करें। देखिए, इस 5 देशों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण हुई और वो उन यात्राओं से अगर आप देखिए तो हम व्यापार, अगर UAE से बात करें तो व्यापार और तेल आधारित जो हमारे रिलेशन थे उससे बहुत आगे बढ़ के अब रक्षा सुरक्षा और कह लीजिए सामरिक सहयोग, वो हम बात कर रहे हैं। डिफेंस, ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें कई और ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में शायद नहीं है, बट UAE हमारा इतना बड़ा साझेदार है और दोनों तरह से आप देख लीजिए, लगभग 45 लाख लोग इंडियंस रहते हैं UAE में, प्लस गल्फ में लगभग, अगर पूरे गल्फ की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा वो भी भारत को देखना है। उस दौरे का एक ये भी कहीं ना कहीं अभिप्रयोजन था। UAE आपका साझेदार है, इतना बड़ा इन्वेस्ट करा, पाकिस्तान से उसने $3.5 अरब ले लिया और $5 अरब आपको दे रहा है। तो आप देख लीजिए कहाँ पाकिस्तान है, जबकि दोनों इस्लामिक देश हैं, तो कहाँ वो भारत से किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है और कितनी रिलेशन दिखाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो UAE से आपने शुरू किया, आप नेक्स्ट पे चले जाइए, चाहे आप नीदरलैंड की बात कीजिए, स्वीडन की बात कीजिए, नॉर्वे की बात कीजिए और अगला पड़ाव उनका इटली है। ये सारे जगह जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, हाइड्रोजन जैसे जो ग्रीन फ्यूल हैं उसकी बात हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे अभी देखिए भारत ने प्रगति का मैं देखूं तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात थी, अभी लास्ट वीक मुझे लगता है 10 दिन पहले आया है कि इंडिया ने जो 2nd स्टेज है वो हासिल कर लिया। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप कर लें तो हमारे फ्यूल के जो ऊर्जा संकट है इससे बहुत बड़ा निदान मिलेगा और सुरक्षित भी है, सस्ता भी है। UAE भारत का संबंध बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, इकोनॉमिक तो है ही। $103 बिलियन 2025 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा बायलैटरल ट्रेड हुआ, नंबर 1, 35-40 लाख लोग वहाँ हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है जो आप सेलिब्रेट करना चाहिए कि अरब में समाज धर्म के मामले में बड़ा सख्त है, लेकिन उसने 4 एकड़ जमीन देके एक मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ये पूरे देश को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। और जहां तक अगले पड़ाव, कुछ चीजें जो है ना, राम मंदिर हुआ या दुबई में हुआ, ये सब सेलिब्रेट करना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू आप विदेश जाके रहिए, वहां रहिए जहां खिड़की खोले आप पूजा करेंगे तो आप पर गोलियां चलेंगी। तो उस सोच के, क्योंकि लोग हैं वहां, तो उनका धार्मिक जीवन का क्या होगा, उसका दायित्व तो हमारा है। यही वजह है। लेकिन एक मिनट, तो ये UAE के जो राजा हैं वो कितने अच्छे हैं और उन पर अटैक हो रहा है तो हम अपने ऊपर अटैक महसूस कर रहे हैं। तो ये हमने कंसर्न किया और कई एक चीज अंडर द कारपेट है जो हमको दिख नहीं रही। इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं, देखिए आज के डेट में UAE से हम 100 बिलियन अभी हमारा चल रहा है, जो
वो बढ़ा के 200 बिलियन की बात है डॉलर की व्यापार के केस में। 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है। आप नेक्स्ट पे चले जाइए, आप नीदरलैंड्स की बात कीजिए, वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है हमारे पास में, 28 बिलियन डॉलर का उससे हमारा ट्रेड चल रहा है। आप नॉर्वे की ओर चले जाइए, गैस और ऑयल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यूरोप में रूस के बाद सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो। तो ग्रीन एनर्जी की भी बात हो रही है, अन्य तरह के जो भी एनर्जी है वो भी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो ये सिर्फ सिर्फ व्यापार ही नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन कहा सुधीर जी ने, बिल्कुल हम उस लेवल पे जा रहे हैं। टाइम तो लगता है, लेकिन आज भारत का रिकॉग्निशन पूरे, आप देखिए कहीं पे उनको राजा वेलकम कर रहा है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर खुद आके वेलकम कर रहा है, कहीं प्राइम मिनिस्टर सी ऑफ करने जा रहा है। इतने सारे उनको 32 अवार्ड आज तक इंटरनेशनल कंट्रीज ने दे रखा है, तो सर दिखाता है। आपकी और हमारे सेलिब्रेट करने की बात है सर, पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ सुधीर सर, मैंने ये पिछले लंबे समय से ये महसूस किया कि फॉरेन पॉलिसी इज़ अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहले फॉरेन पॉलिसी इशू था एक आइडियोलॉजी का, फॉरेन पॉलिसी थी कि हाउ यू वांट टू बी विद अदर कंट्रीज, बट अब क्या है, पर डे के हिसाब से हो गया है। आपने जो पहले कहा वही सही था, सब दिन डिमांड और सप्लाई है, लेकिन देशों के हित जुड़ते हैं तो विदेश नीति अच्छे होते हैं, हित नहीं जुड़ते हैं तो झगड़ा होता है। यही तो हकीकत हमने हवन पूजन किए, ट्रम्प आए, हमारे साथ धोखा हुआ। आपने पाकिस्तान और यूएई का जिक्र किया कि $350 अरब डॉलर ले लिए। भाई हम भी यही सोचते थे कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमारी तो जरूरत है ही अमेरिका को, उनके साथ चला। यहाँ पर मैं हल्का सा करेक्शन, आधा मिनट दे दीजिए। देखिए 2025 के वित्तीय वर्ष में चीन 106 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस में चीन गया, तो 9,80,000 करोड़ रुपया हमारे बाजार से ले गया। 61 बिलियन डॉलर हम अमेरिका के साथ सरप्लस में रहे, तो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपया हमारे मार्केट में अमेरिका ने दिया। हम कहीं से लूजर नहीं है अमेरिका के साथ, और 55 लाख भारतवंशी अमेरिका में है और अमेरिका चला रहे हैं, उनसे पैसा आ रहा है। 140 बिलियन डॉलर 2025 में हमको रिमिटेंसेस आया, तो ये चीज भी हमको ध्यान रखना। ग्लैड कि आपने ये बात का जिक्र किया, लेकिन हमारी क्या आदत है, हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी तो डिस्कस करते हैं कि शी जिनपिंग तो सिर्फ हाथ मिलाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिलाते हैं, उसी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र करते हुए कि भैया इंडियंस को वापस कर दो, इनका वीजा वापस कर दो। दिस इज ऑल्सो अ मैसेज। ट्रंप को कौन कह रहा है? ट्रंप को तो उसी के देश के लोग, आप देखिए अमेरिका के नागरिक आज डिसअप्रूवल रेटिंग की बात कीजिए तो 2/3 लोग ट्रंप के वॉर पॉलिसी को, उसके इजराइल पॉलिसी को तो नकार रहे हैं लिटरली। तो अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी में ये होता है उठापटक। आप ट्रंप को ही देखिए ना, ट्रंप 1 और ट्रंप 2 में कितने डिफरेंस आ गए, आप ये तो देखिए ना। तो वो कई सारे मजबूरियां होती हैं, कंपल्सन्स आप कह लीजिए, और कंट्राडिक्शंस भी हैं। तो चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। से बहुत सारी दीवानगियां होती हैं उनके लिए। आखिरी टेन्योर है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मैं 10 सेकंड से समझना चाहती हूँ सर, ये वॉर ऐसे ही साइलेंट मोड में चलेगी, बमबारी होगी, गोलीबारी चलेगी, कब तक होगा? और बॉम्बिंग नहीं होगी, बॉम्बिंग नहीं होगी। ठीक, आप कहते हैं शायद महीने दिन में सुलझने की संभावना मुझे दिख रही है। कितने दिन में सर? महीने दिन में। महीने दिन में। सर आपको? मुझे लग रहा है जिस तरह से लचीला रुख दोनों देश अभी अपना रहे हैं, अमेरिका ने भी कुछ पीछे गया है, बैकफुट पे गया है, मजबूरियां भी उसकी हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी समझ रहा है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मुझे लगता है बीच का रास्ता निकलेगा। डायलॉग और डिप्लोमेसी, जो भारत बार बार कहता रहा है कि वही एक सॉल्यूशन है, ये युद्ध का समय नहीं है, ये शायद लेट सवेर वो समझने की स्थिति में है और सॉल्यूशन मिलेगा। तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर देखिए ऐसा ही तो होता है कि डेजर्ट हमेशा मीठी होती है। तो जो आखिरी सवाल था जिसमें सबने कहा कि महीना या 1.5 महीना, ये बेहद ही जैसे बोलते हैं कि सेलिब्रेट करने का विषय है। ये बेहद ही खुशी की बात है कि ये जो सब कुछ है कि आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ 500 का ही तेल मिल रहा है अगर आप पहाड़ों पे पहुंचे हैं, पहाड़ों पे तमाम बातें, वो सब सिर्फ 1.5-2 महीने में सुलझ सकती है। ये एक्सपर्ट्स मेरे साथ जो थे वो कह रहे हैं। लेकिन हमने इस पूरी चर्चा में बहुत सारी बातें की, हमने कोशिश की कि आपके जो भी ख्याल हैं मैंने आप पूरे दिल खोल के सबके सामने रखे और शायद आपको जवाब मिले होंगे। बस इतनी सी बात, आज ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने सिर्फ इसलिए टिका है क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वो ईरान के साथ खड़ी है। जब जब आवाम साथ खड़ी होती है किसी भी देश को कोई नहीं झुका सकता। वैसे ही अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद भी जो डगमगा रहा है उसकी वजह है कि वहाँ के लोग वॉर भी अप्रूव नहीं कर रहे और ट्रंप के तरीके को भी अप्रूव नहीं कर रहे। वहाँ की आवाम पूरी तरीके से ट्रंप के साथ नहीं है, जिसके रेपरकशंस ट्रंप को झेलने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम भारत की।
भारत की आवाम कोरोना में भी साथ थी, ऐसी बहुत आपदाएं आई तब भी साथ आई, और ये भी एक आपदा से कम नहीं है। तब भी अगर हम साथ खड़े रहेंगे तो हम इस मुश्किल से निपट जाएंगे। और बॉटम लाइन ये है कि अल्टीमेटली जो भी अच्छा या बुरा, ये सब हमें, अगर हम लोग सुपर पावर बनते हैं तो आप ताकतवर होंगे, अगर कुछ गलत होता है तो हम झेलेंगे, इसलिए मिलकर झेलना ज़रूरी है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।